के लिए तो खड़े हो, मूर्ति नहीं आनी चाहिए। नमस्कार भारत एंड भारत में आपका स्वागत है। इस वक्त हम आपसे दोबारा लाइव हो चुके हैं चौगान से। और जो जैसे कि आपको मालूम है यहाँ पे अनशनकारी बाबा का अनशन चल रहा है। 14 दिन हो चुके हैं और 2 दिन अनशन को हो चुके हैं आनमरण के। जैसे कि आपकी जानकारी है कि भ्रष्टाचार को लेकर के ये आंदोलन किया जा रहा है। जिस तरीके से आपने हमारी यह दोपहर की लाइव वीडियो भी देखी होगी, जिसमें 2 प्रधानों जिन पर आरोप लगा था उनसे हमारी बातचीत हुई थी। उन आरोपों में उन्होंने उस वीडियो में साफ बताया कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, ना ही उनके पास कोई ऐसा नोटिस आया है या उनके संज्ञान में कोई चीज़ आई है। उसीलिए हम बात करेंगे। हमारे साथ एक प्रधान जी जुड़े हैं, पूर्व प्रधान है। प्रधान जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मान सिंह है जी, कहाँ से हैं आप? और मैं जडेरा गांव के रहने वाला हूँ। आपने जो दरखास्त लगाई थी, किस चीज़ के लिए लगाई थी? मैंने भी इलेक्शन लड़ा था 2020 का, जी। 21 का, और मैं भी प्रधान पद के लिए इलेक्शन लड़ा था। तो जैसे हमारे चुनाव प्रक्रिया में, हमारे संविधान में ऐसा प्रावधान है कि जब जांच पड़ताल होती है तो उसमें कोई भी ऑब्जेक्शन जो अगर किसी कैंडिडेट के प्रति हो तो वो कर सकता है। तो हमने उस प्रावधान के अनुसार हमने स्कूटनी में ऑब्जेक्शन किया था, एप्लीकेशन दी थी कि जो प्रतिद्वंदी प्रधान श्री इब्राहिम जी जो मौजूदा प्रधान जीत करके आए हैं जी। उन्होंने अवैध कब्जा किया हुआ था और अवैध कब्जे की उनके ऊपर मिसल बनी हुई थी, जो कि पूरी प्रक्रिया तहसीलदार कार्यालय से हुई है। और उन्होंने पूरी प्रक्रिया होने के बाद उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि मेरे पास 7 विश्वासी अवैध कब्जा है और मैं इसको छोड़ रहा हूँ। तो उसने ये एक्सेप्ट भी किया है, छोड़ा भी है, और उसने लेंटर पोस्ट बरामदा तोड़ा है उसमें। मगर उन्होंने, आज हमने दोपहर को जब उनसे बात की तो उन्होंने साफ मना किया, इस बारे में उन्हें कोई जानकारी ही नहीं है। अब वो मना करे या कबूल करे, ये तो उनकी आपके बात पास है। कुछ लिखित में है? सरकार के मेरे कोई पास सब दस्तावेज? कुछ लिखित में है। ये आप उनके बयान जो बता रहे हैं वो आपके पास हैं? उनके बयान मेरे पास हैं, जो पूरी प्रक्रिया हुई है उसमें। एक बार आप दिखाएं। अरे यहीं दिखा देंगे, वहाँ कहाँ चले जा रहे हैं। ये पूरी प्रक्रिया से हुआ है सारा अवैध कब्जे का, और इसमें जब तोड़ा गया, छोड़ा गया, तो ये बाकायदा अगुवाई के हस्ताक्षर भी हैं। और ये आप देख सकते हैं कि जैसे इब्राहिम जी ने हमें दोपहर को बताया था कि उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है, मगर ये आप देख सकते हैं सरकारी कागजात हैं जो कि तहसीलदार द्वारा तैयार किए गए हैं, जिसमें पूरी जानकारी दी गई है उनके कब्ज़े की, और जितना कब्ज़ा उन्होंने तोड़ा है उसकी भी जानकारी इसमें दी गई है। तो उन्होंने कुछ तोड़ा था उस वक्त? उन्होंने लेंटर पोस्ट बरामदा जो इंक्रोचमेंट में आया था वो उन्होंने तोड़ा था, तोड़ करके उन्होंने हटाया था। मगर अब इसमें जो पूरा मतलब निशानदेही जो है वो शायद अभी भी और कुछ निकले, मतलब लेकिन आपका हुई कहने नहीं का है। मतलब जितनी उसकी नपाई की जाए तो जी। पूरा नहीं हुआ जो 7 नहीं, बिस्वे था। हाँ जी, हाँ जी, 700 बिस्वे था। हाँ जी, हाँ जी, 7 विश्वासी, 7 बिस्वा थी, हाँ जी। मगर पूरे का पूरा नहीं तोड़ा उन्होंने। पूरे का पूरा जो 7 विश्वासी था वो तो तोड़ दिया। अच्छा। मगर हमारा मानना ये है कि अगर प्रॉपर तरीके से उसकी निशानदेही हो तो शायद वो और भी निकले, क्योंकि जो बिल्डिंग बनी हुई है वो मतलब जो उसने जगह ली है उससे बड़ी बिल्डिंग है। हो सकता है मतलब हो सकता है कि कब्जा हो आगे का। हो। और इसमें हमने जो मांग की थी, हमने जो स्कूटनी में ऑब्जेक्शन किया था वो यही था कि धारा 122 ग 145 और 146 के अंतर्गत हम ये मांग करते हैं कि जब पंचायती राज में ऐसा प्रावधान है कि जो इंक्रोचमेंट जिसके पास है और अगर वो इंक्रोचमेंट छोड़ भी देता है तो 6 साल तक वो जो है इलेक्शन नहीं लड़ सकता। और अखबार में भी उन दिनों छपा था, हमने वो अखबार की कटिंग भी रखी हुई है। तो उसमें क्या कार्रवाई की? छपा था, उनमें भी ये लिखा हुआ था, डीपीओ की तरफ से उसका मतलब पुष्टि की गई थी कि अवैध कब्जे वाले प्रधान जो है इलेक्शन लड़ने की फिराक में इनकी शिकायत की जाए। अब हमने शिकायत भी की और स्कूटनी में ऑब्जेक्शन भी किया। उसके बाद जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उसके बाद हमने एसडीएम महोदय को अपनी फाइल सौंपी, उपायुक्त महोदय को अपनी फाइल सौंपी, और
पंचायती राज निदेशक को भी अपनी फाइल सौंपी। लेकिन को आपने फाइल सौंपी, उन सब की जो आपने रिसीव करवाया है जी उसकी जी। कॉपी है आपके पास? जी जी वो ये सारे हैं? हाँ जी, वो सारे हैं। ये सारा आप देख सकते हैं। इसमें जितने भी उपायुक्त, आयुक्त को या एसडीएम, जितने को भी ये अगर इन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, एप्लीकेशन दी है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें ये साबित होता है कि उन्होंने अवैध कब्जा किया हुआ था और उसे हटाया भी था। और उसके जैसे इन्होंने बताया भी है कि अगर किसी प्रधान का अवैध कब्जा होता है तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। आप देख सकते हैं, हम ये आपको दिखाएंगे कैमरे की मदद से। तो फिर क्या हुआ उसके बाद? फिर उसके बाद हमें कोई भी जवाब नहीं मिला। हम इंतज़ार करते रहे लेकिन हमें कोई जस्टिस नहीं मिला, कोई जवाब नहीं मिला। और 5 महीने के बाद जी शिमला उप निदेशक पंचायती राज शिमला से हमें लेटर प्राप्त हुआ है जिसमें लिखा गया है, हमें सूचनार्थ वो लेटर आया है जिसमें प्रशासन को लिखा गया है, जिला प्रशासन को, कि 45 दिन के भीतर भीतर जो कार्रवाई बनती है उसको कर करके रिपोर्ट भेजी जाए। तो वो लेटर कहाँ है? वो लेटर भी मेरे पास है, वो भी मैं आपको, मेरे पास है। ये मान सिंह ये देखिए, ये लेटर है जो अपना शिमला ये से पंचायती आया राज हुआ विभाग है। हिमाचल शिमला से उपायुक्त और DC को आया 45 हुआ दिन के अंदर अंदर जो यहाँ के प्रशासनिक DC अधिकारी हैं उन्हें DC जवाब देना था शिमला को, मगर वो हुआ? वो नहीं हुआ। ना कोई हमें जवाब आया और शिमला क्या जवाब भेजा नहीं भेजा, कार्रवाई हुई नहीं हुई, उसका हमें कोई भी ज्ञान नहीं है, कोई भी हमें लेटर प्राप्त नहीं हुआ। जो प्रधान है उस पर कार्रवाई हुई है? अगर भेजा जाएगा तो कोई ना कोई कार्रवाई तो हुई होगी। अब पता ही नहीं, हमें कोई लेटर ही नहीं आया, कार्रवाई हुई नहीं हुई हमें कोई पता नहीं है, इसका कोई पता नहीं है। इसलिए हमने रिमाइंडर भी दिया दोबारा से, और हम उस इंतज़ार में हैं कि हमें जस्टिस मिले। कितने रिमाइंडर दे चुके हैं आप? हम 2-3 रिमाइंडर दे चुके हैं। जी। और इसमें जो धाराएं हमने लगाई हैं, अगर उन धाराओं के तहत ये मामला जो है निलंबन का नहीं बनता तब भी हमें जवाब मिलना चाहिए। बिल्कुल। हम तो शांतिपूर्व तरीके से हम अपने मांग लेकर के खड़े हैं, शांतिपूर्व तरीके से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, गांधीवादी तरीके से, लेकिन हमें कुछ न्याय मिल ही नहीं रहा है। तो ये और आज दिन तक 6 महीने हो गए। एसडीएम या जो उपायुक्त हैं, डीसी साहब, उनसे बात बिल्कुल की? बिल्कुल की। क्या कह रहे हैं वो? उन्होंने बोला कि ठीक है, देखेंगे, करेंगे। मतलब सिर्फ फिर देखेंगे? उन्होंने ये भी मशवरा दिया कि आप इलेक्शन पिटीशन में जाओ। हमने कहा कि हमने इलेक्शन पिटीशन में भी जाएंगे, वो एक दूसरा रास्ता है, हमने शिकायत की है, उसका निवारण करना चाहिए। जी। हम ये मांग करते हैं। तो मतलब उन्होंने सिर्फ आश्वासन भी नहीं दिया आपको, यही बोला कि देखेंगे? हाँ जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने देखा जब प्रधान जी उसमें एक बात और, एक प्रीतो देवी प्रधान उटी पंचायत की 3 साल पहले उसके ऊपर भी सेम इंक्लोजमेंट का केस था, उसको 3 नोटिस गए और उसके बाद जो पूरी कार्रवाई हुई उसके बाद उसको निलंबित किया गया। अच्छा, हम ये मांग करते हैं कि अगर कोई प्रभावशाली प्रधान हो उसके ऊपर कोई कानून नहीं है, और अगर कोई प्रभावशाली प्रधान नहीं है उसके ऊपर कानून का डंडा चल पड़ता है। ये हम किस व्यवस्था जब में जी रहे निलंबन किया कितने साल पहले किया? 3 साल पहले हुआ। उन पे भी यही काम था, आरोप लगा बिल्कुल था? वही था, वही केस था। एक धारा थी सिर्फ। मतलब उन्हें निलंबन कर दिया मगर अब नहीं हो रही हाँ कार्रवाई? जी, हाँ जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि अभी प्रधान जी ने बताया कि प्रीतो जो 2 साल 3 साल पहले था, उन पे भी सेम कार्रवाई करने की मांग की गई थी और उन पे कार्रवाई हो गई थी, मगर अब के जो प्रधान हैं उन पे कार्रवाई नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? कितने प्रभावशाली हैं, क्या है, इस बात का जानकारी सिर्फ और सिर्फ आम जनता सोच सकती है क्या हो सकती है। अभी हम बात करेंगे दूसरे और जो प्रेसिडेंट है यहाँ के परिवर्तन सोसाइटी के। तो आपने जो आरटीआई लगाई हैं, किस लिए लगाई थी? RTI तो रैंडम लगाई थी हमने, जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए। जब भी कोई ग्राम सभा बैठक होती है, कुछ भी एक्टिविटी होती है, कैंप वगैरह होता है, तो हम RTI से इंफॉर्मेशन गैदर करते मगर हैं। आपने प्रधान जो है विजय कुमार जी उनके ऊपर आरटीआई लगाई है? जी बिल्कुल। विजय किस कुमार विषय पे और लगाई थी? इब्राहिम, दोनों पर। मैं इस इब्राहिम के मामले में प्रधान जी ने आपको बताया, मैं उनके मामले में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जो दुकान का मसला है, इसके अलावा उनका मकान भी अवैध कब्जा है। उन्होंने मकान के साथ एक मस्जिद तामीर कर रखी है, वो सारी की सारी अवैध कब्जा है। ये आप इब्राहिम की बात कर रहे हैं? नहीं, हाँ जी, इब्राहिम की बात कर नहीं, रहा हूँ। आप विजय कुमार की बताएं। विजय कुमार की मैं बताऊंगा। जैसे स्क्रूटनी का मसला है कि एक प्रावधान है जिसमें नामांकन पत्र दाखिल
करने से पहले आप उसका ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, आपत्ति कर सकते हैं। तो जो शिकायत करता है उर्मिला जी, उन्होंने शिकायत की थी स्क्रूटनी के में, उसमें सारे दस्तावेज भी लगाए थे। ये 4/1/2021 को स्क्रूटनी के दिन विजय कुमार के खिलाफ जो आपत्ति की गई थी वो उपायुक्त महोदय के माध्यम से एसडीएम कार्यालय में प्रेषित किए गए हैं, जिसके प्रमाण हमारे पास मौजूद हैं। सारे के सारे कागजात वो मतलब उसमें आरोप क्या लगाया था विजय कुमार ने? आरोप उन पर बहुत है। जैसे अवैध कब्जा है उनका, जडेरा पंचायत में भी है, राजपुरा पंचायत में उन्होंने कितनी जगह है वो? 2 बीघे से ज़्यादा अवैध कब्जा है अच्छा, जी। वो रिटर्न है, वो मिसल उसके तैयार कागज हैं आपके पास? जी बिल्कुल, सारे कागज दिखाएं। हमारे पास मौजूद हैं। मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा। इसके पहले अलावा आप उस जो 2 बीघे की बात करें उसके कागज दिखाएं। जी, तो सर कागज दिखाएं आप पहले, बिना कागज वहाँ- के कोई वहाँ- कार्रवाई नहीं। जी आप अगर किसी पे आरोप लगा रहे हैं तो आपके पास उसके जी सबूत होने बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल, हमारे पास सारे सबूत हैं। मैं आपको सारे एक एक करके दिखाऊंगा। हमने सारे सबूत उपायुक्त महोदय या एसडीएम महोदय के पास स्क्रूटनी के टाइम से दे रखे हैं। उसके बाद बार बार रिमाइंडर भी दिए गए हैं, और इसके बाद ये जो कार्रवाई के लिए दिया गया है, जो रिमाइंडर पंचायती राज विभाग की तरफ से मिले हैं, आप देख सकते हैं। ये 20 मार्च का एक रिमाइंडर है, 20 मार्च के बाद 12 क्या अप्रैल लिखा का है एक इसमें? रिमाइंडर है। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि जो श्रीमती उर्मिला पुत्री स्वर्गीय से ये गांव जडेरा तहसील व जिला चंबा से प्राप्त एक और शिकायत पत्र की छाया प्रतियां इस अनुरोध के सहित प्रेषित किया जा रहा है। छाया प्रतियों से जो भी हमने दस्तावेज दिए थे कि निश्चित अवधि के भीतर प्रारंभिक जांच या छानबीन पूर्ण करवाने उपरांत जांच रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार वांछित कार्रवाई कर कार्रवाई से इस कार्यालय को इस पे अवधि कार्रवाई करवाएं। हुई? जांच हुई? नहीं हुई, क्योंकि जो निश्चित अवधि इसमें बताई गई है वो पंचायती राज एक्ट को जब हमने देखा तो उसमें मैक्सिमम 2 महीना है, 60 दिन है। तो अभी लेकिन तक आपने कब दी थी ये एप्लीकेशन? ये आप देख सकते हैं 12 अप्रैल 2021। अच्छा, तो अप्रैल को भी नहीं दी तो नहीं, आप 2 महीने हो गए। ये जनवरी से चल रही है ना, ये मार्च की है। ठीक है, तो इस तरह से जितने भी फॉरवर्डिंग लेटर हैं ये कुछ हमारे पास मौजूद हैं अभी, और ये मार्च का ही है। इसमें भी ये निश्चित अवधि के भीतर छानबीन करके कहा गया है बाकायदा। और एक क्या आरोप लगे? जी, आरोप जी, हैं जी, जो आप लोगों ने विजय कुमार पे लगाए हैं? जी, इसके अलावा उनका जो राजपुरा पंचायत में एक बहुत बड़ा रिजॉर्ट है जिसको उन्होंने नामांकन पत्र में दाखिल नहीं किया। दूसरा, नामांकन पत्र दाखिल करते वक्त क्योंकि ये दोनों प्रधान कंसर्निंग पंचायत में नहीं है, दूसरी पंचायत में रहते हैं, तो दोनों ने एक इकरारनामा दिए बगैर ही ये लिख दिया नामांकन पत्र की केयर ऑफ, जैसे विजय का केयर ऑफ इब्राहिम, यानी कि वो इब्राहिम के घर का किराएदार है। जबकि वास्तविकता सबको पता है कि ना ही तो वो वहाँ पर रहता था, ना ही तो वो किराएदार है। सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए उन्होंने नामांकन मतलब पत्र आपका में लिख कहने दिया। का मतलब ये कि उन्होंने पूरी डिक्लेरेशन नहीं दी, नहीं, अपनी डिक्लेरेशन नहीं, प्रॉपर्टी की डिक्लेरेशन नहीं दी, अकाउंट की डिक्लेरेशन, अकाउंट की डिक्लेरेशन नहीं दी। उनके पास राशन डिपो है यहाँ चंबा में, धड़ोग में, उसकी डिक्लेरेशन नहीं दी है। वो कागज पत्र हमारे पास मौजूद है। जो भी इन्होंने नामांकन पत्र भरा था उसमें फिर वो जो रिजॉर्ट, जो होम स्टे एक रजिस्टर्ड है होम स्टे के नाम से, हालांकि वहाँ पे लिखा गया रिजॉर्ट से संबंधित कोई दस्तावेज हमें प्राप्त नहीं मिला। मतलब काफ़ी हमने RTI मगर आपने एक पीछे जब आपसे बातचीत हुई तो आपने कुछ 1750 रुपए का। जी, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जी। नेक्स्ट, जो जुलाई 2020 में वीडियो चंबा की जांच में विजय कुमार पर दर्शाई गई थी रिकवरी, ठीक है, उसके वसूली के आदेश भी पारित किए गए थे। किस चीज़ की रिकवरी थी वो? ये उन्होंने, जब वो पिछली बार प्रधान थे 2005 से 10 तक, तो ये 2007 में उन्होंने कुछ काम करवाए थे जिसमें जो ये होता है मस्ट्रॉल, जिसमें हाजिरी लगती है, वो कुछ लोगों की डबल लगा दी थी। अच्छा। तो वो जब उसकी कंप्लेंट की गई तो उस कंप्लेंट की ये फाइंडिंग है। ये मतलब उन्होंने दिहाड़ी डबल लगा दी हाँ थी? जी, हाँ जी, दिहाड़ी डबल लगाई थी अपने लोगों की। तो उसमें 3500 रुपये ये रिकवरी अमाउंट बना था। ये तो वीडियो ऑफिस से फाइंडिंग है और ये अपील है। और इसके साथ मैं कैमरामैन से आग्रह करूँगा कि वो नज़दीक से दिखाएं। ये 15/12/2020 को, यानी इलेक्शन से ठीक पहले, इनको जांच के दौरान निकाली गई वसूली योग्य राशि की वसूली करने बारे भी इनको लेटर लिखा गया था। अब आपने बताया कि उन्होंने मना कर दी कि हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये विकास खंड चंबा, जिला चंबा के कार्यालय से ये लेटर गया है। ये लेटर की कॉपी जाहिर सी बात है उनके सेक्रेटरी सुरेश कुमार को लिखी गई है। सुरेश कुमार ने भी क्योंकि पिछली बार जब ये घपड़ेबाजी हुई थी तो यही सेक्रेटरी था और यही प्रधान
था। तो क्या उन्होंने इस वो 3500 रुपये जमा करवा दिए? 3500 रुपये में सिर्फ 1750 रुपये जमा हुए हैं जो सेक्रेटरी की तरफ से हैं। ये भी उनके बयान में लिया गया, आप देख सकते हैं 14/7/2021 का ये बयान है। इसमें ये सुरेश कुमार जी जो सेक्रेटरी हैं ये लिख रहे हैं कि 1700 रुपये रिकवरी जमा करने के आदेश उसी दिन से उन्होंने 5 जनवरी 2021 को ये बैंक में जमा करवा दिए थे और प्रधान द्वारा आज तक जमा नहीं करवाए गए हैं। जो आप बोल रहे हैं जो बैलेंस अमाउंट है 1750 रुपये जो प्रधान ने अपने हिस्से के जमा करने थे वो 14/7/2021 तक जमा नहीं करवाए गए हैं। आधा पैसा आ गया, आधा नहीं आया। जी, आधा पैसा नहीं आया और ये अमाउंट इलेक्शन से पहले का है। तो इसमें एक सवाल और खड़ा होता है कि जब उसको पंचायत की देनदारी थी तो पंचायत सेक्रेटरी ने उसे NOC अनापत्ति प्रमाण पत्र कैसे दिया इलेक्शन लड़ने के लिए? जी, इलेक्शन लड़ने के लिए पंचायत का एक ज़रूरी दस्तावेज जैसे गृह कर भी होता है, इसके अलावा ये NOC पंचायत की होती है कि उसको पंचायत की कोई देनदारी बाकी नहीं है, तो उसको तो ऑलरेडी पंचायत की देनदारी थी, साबित है इन कागज़ों से। और उसने गलत तरीके से अनापत्ति प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया और फिर जो भी मतलब हमने इसमें लिख के दिए हैं ऑब्जेक्शंस वो बिल्कुल सही साबित हैं। जैसे उसने आपने जितने आरोप विजय जी पर लगाए हैं सबके प्रमाण हैं आप? जी बिल्कुल, हमारे पास सबके प्रमाण हैं और ये सारे प्रमाण हम एक बार नहीं बहुत बार SDM चंबा, DC चंबा, SP जिला विकास अधिकारी सबके पास दे चुके हैं और इसकी हम कार्रवाई की हम मांग कर रहे हैं। जी, वो क्या आपको आश्वासन दे रहे हैं? आश्वासन नहीं, हमें मिसगाइड कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं आप? हमें मिसगाइड कर रहे हैं क्योंकि जो इन्होंने बताया कि जो जैसे डिपू का मसला है तो ये हमें बता रहे हैं कि डिपू होल्डर जो है वो फॉल नहीं करता है, यानी जो डिपू होल्डर है वो इलेक्शन लड़ सकता है। इनके कहने का मतलब है, उन्होंने हमने वर्बली भी कहा था और कल जो DC साहब का हमें लिखित में रिप्लाई आया उसमें भी उन्होंने कहा है कि वो सिर्फ कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो सेल्समैन है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, बाकी डिपू होल्डर इलेक्शन लड़ सकता है। उसका जो रेफरेंस उन्होंने किया है पत्र संख्या, वो पत्र भी हमने आज ट्रेस कर लिया। ये वो पत्र है, आप कैमरामैन प्लीज़ आप थोड़ा नज़दीक से दिखाएं। ये है वो पत्र और इसमें कौन कौन इलेक्शन लड़ सकता है, कौन कौन इलेक्शन नहीं लड़ सकता है, इसका पूरा इसमें डिटेल है। ये नोटिफिकेशन, ये सरकारी कागज़ है। इसमें वेदर सेल्समैन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी और ये ब्रैकेट में डिपू होल्डर कैन कंटेस्ट द इलेक्शन और नॉट, ये लड़ सकता है इलेक्शन या नहीं। तो इसमें बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि सेल्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ नॉट एम्प्लॉयमेंट ऑफ द सोसाइटी एंड नॉट ए प्राइवेट मैन फंक्शनिंग एज ए डिपू होल्डर। मतलब कोई डिपू होल्डर एंड रिसीविंग कमीशन फ्रॉम द सोसाइटी। तो ये कुछ भी जो सेल्स कर रहे हैं, जो फेयर प्राइस शॉप है, जो उचित मूल्य की दुकान है, उस पर सरकार की तरफ से इनको जो कमीशन मिलता है तो जाहिर तौर पर वो सरकारी एक मुनाफा या धन है। तो दूसरी तरफ ये प्रधान का भी ये ले रहे हैं। तो इसके साथ साथ जो ये 122G जो पंचायती राज हिमाचल प्रदेश पंचायती राज एक्ट जो 1994 की धारा 122 के उपधारा G में ये लिखा गया है कि कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित या ये जो लोग हैं या सरकारी एम्प्लॉयज़, केंद्र सरकार का एम्प्लॉयज़ या राज्य सरकार का एम्प्लॉयज़। मतलब आपका कहने का मतलब कि DC साहब ये कह रहे हैं कि जो डिपू होल्डर है वो प्रधान की इलेक्शन लड़ सकता है? जी, वो ये कह रहे हैं कि मगर जो आप कागज दिखा रहे हैं सरकार के, जी उसमें नहीं लड़ सकता। जी बिल्कुल नहीं लड़ सकते, यहाँ साफ लिखा है। यहाँ पे तो आपने ये कागज जो आपने ये लेटर निकाला है, ये DC साहब को दिखाया है, दिया है। उन्होंने क्या जवाब दिया? कोई जवाब ही तो नहीं मिलता, यही तो विडंबना है। हमने कई बार शिकायतें दी हैं, जो भी गड़बड़ झाले होते हैं, जो ग्राउंड पे जीरो काम है, बिल्कुल भी काम नहीं हुआ है और कागजों में काम हो गया। हमने RTI लगाई, हमारे पास दस्तावेज आए, पता चला कुछ समुदाय भवन बन गया है, कुछ 10-20 लाख के गौ सदन बन गए हैं, मतलब 3-3, 4-4 लाख के समुदाय भवन बन गए, कहीं टैंक बन गए, कहीं पाइपलाइन मरम्मत हो गई। जब हमने उसकी शिकायत BDO साहब के पास दी तो उन्होंने बिल्कुल ही क्लियरेंस दे दी कि कोई घपड़ेबाजी नहीं हुई है। वो 3,25,000 का जो समुदाय भवन का मुद्दा पिछले कुछ दिनों में हमने उठाया था कि जो समुदाय भवन के नाम से जडेरा, वहीं पे एक्चुअली जिस गांव में दर्शाया गया है कागजों में, वहां उस गांव वालों को भी पता नहीं है कि कहां समुदाय भवन है। उसके कागज हैं आपके? जी बिल्कुल, हमारे पास उसके तमाम कागजात हैं। वो जो समुदाय भवन है किस गाँव में बना है?
जडेरा के मैंद्रो गांव में बना है। किस साल में बना था? ये 2014-15 में बना था शायद। 14-15 में जी बना जी था। जी। मगर वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं। कुछ ऐसा नहीं है। जब हमने इंक्वायरी करवाई तो वहाँ क्योंकि ये इब्राहिम प्रधान जी और विजय का मिलजुल के इन्होंने गोल घपला किया हुआ है, और इब्राहिम प्रधान का घर भी है और वहीं साथ में मस्जिद भी है, मदरसा भी है, काफ़ी लंबा चौड़ा कंस्ट्रक्शन है जो टोटली अवैध है। तो उसमें से वो जो एक मदरसा है उसको दिखाया गया कि ये मदरसा जो है ये समुदाय भवन है। अच्छा, मतलब हाँ मदरसे जी, को समुदाय भवन। समुदाय भवन का नाम समुदाय दिया गया। भवन का मतलब क्या होता है? समुदाय भवन तो उसमें एक तरह से जंज घर आप मान लीजिए, उसमें बर्थडे पार्टी हो सकती है, शादी मतलब हो कोई सकती भी है, गांव में कोई अगर भी सेलिब्रेशन हो सकती है। सेलिब्रेशन जी, होता है, कोई तो वहाँ फंक्शन के होता है, वो समुदाय भवन में जी होता जी है। वहाँ के कुछ तो लोगों क्या ने मदरसे में वो फंक्शन हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, मदरसे में सिर्फ वही कम्युनिटी मदरसे के का मतलब हो गया एक स्कूल। जी स्कूल, और वहाँ बच्चे रहते हैं, पढ़ते हैं, ऐसा कुछ है। चलिए, बहुत बहुत जी धन्यवाद। हाँ जी जैसा कि आपने देखा कि अभी जो हाँ जी अभी रिसेंट इंक्वायरी की रिपोर्ट आई है, डीपीओ साहब ने जो जिनके कार्यालय से सारे दस्तावेज आगे पीछे होते हैं, मतलब जो हेड वहाँ से कंट्रोल होते हैं, उन्होंने भी अब ये कह दिया है कि वहाँ पर कोई समुदाय भवन नहीं बना है। पंचायत ने भी लिख के दिया है कि यहाँ पर कोई उन्होंने समुदाय ये भवन नहीं declare बना किया है, कि समुदाय भवन भवन नहीं नहीं बना बना है, है। लेकिन 3,25,000 की उसका राशि आपको खर्च कोई हो प्रूफ चुकी है। दिया है उन्होंने? कोई लेटर है आपके पास? जी बिल्कुल, हमारे पास वो लेटर भी है और हमारे पास वो कागज़ भी हैं जिस पर जो बेल्स हैं, जो 13C फॉर्म है, जिसमें उन्होंने खर्चा किया है, दिखाया है कि समुदाय भवन बना है। खुद इब्राहिम जी उसमें शटरिंग के ठेकेदार बने हुए हैं, उन्होंने शटरिंग की है समुदाय भवन की। वो ठेकेदार का वो या मिस्त्री, उन्होंने शटरिंग की है उस समुदाय भवन की। तो जब हमने ये मसला उठाया, प्रधान कौन था? प्रधान यही थे, पहले भी एक टाइम में इब्राहिम जी थे, एक टाइम में विजय था, और नहीं, इन्होंने प्रधान शटरिंग कैसे कर सकता है? नहीं, तब ये जिला परिषद हेड से काम हुआ था। विजय कुमार की जो मिसेज हैं, जो उनकी वाइफ हैं, वो भी जिला परिषद थी। अच्छा, तो मतलब उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट दिया इब्राहिम को? इब्राहिम जी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है शटरिंग का। ठीक है, जब हमने इसकी आवाज़ उठाई तो इब्राहिम जी ने अपने साथ कुछ SHO साहब ने बताया कि 100-1 लोगों का मुस्लिम दस्ता लेके वो थाने में आ गए, और उन्होंने जबरन हमारे ऊपर एक झूठी कंप्लेंट लिखाई, जिसमें उन्होंने लिखा है कि भाई मैं गाली देता हूँ या मैं आते जाते डराता धमकाता हूँ, जो बिल्कुल आधारहीन है, बिल्कुल झूठे आरोप हैं। इसके अलावा कि भाई मैं शांति भंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो 506 धारा करके 2-3 धारा लगा के हमें थाने में इंक्वायरी के लिए बुलाया। SHO चंबा के ऑफिस से, चंबा सदर थाना के एक SI ने हमें फ़ोन किया, बुलाया, और जब मैं वहाँ आया तो उन्होंने इंक्वायरी के कागज़ों को किनारे रखकर मेरे साथ मारपीट की, और उसमें खुद SHO साहब ने मतलब खूब मारपीट की, और मुझे सरेंडर करने के लिए उन्होंने कहा कि किस चीज़ के लिए सरेंडर? आपने कोई जुर्म किया था? जी, मुझे सरेंडर इस चीज़ के लिए कि जो पट्टियाँ इन्होंने पढ़ा रखी थी, ये विजय कुमार और इब्राहिम ने जो पट्टियाँ उनको पढ़ा रखी थी कि ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, जो वो चाहते थे कि उसको ये बुलवाना है, ये मनवाना है, तो वो चीज़ें मनवाने के चक्कर में, क्योंकि मैं नहीं मान रहा था उनकी शर्तों को, तो उन्होंने मेरे साथ मारपीट शुरू कर दी। तो उसके ऊपर आपने कोई कार्रवाई जी की? बिल्कुल, हमने कोर्ट में केस दिया हुआ है, और एक पेशी हो चुकी है। अब नेक्स्ट पेशी फर्स्ट को है, जिसमें पार्टी SHO चंबा शकीनी कपूर और उसके 6 सहयोगी और हैं। चलिए, बहुत बहुत जी धन्यवाद। थैंक यू सर। जैसा कि अभी आपने देखा कि जैसे उत्तम सिंह जो परिवर्तन सोसाइटी के प्रेसिडेंट है, उन्होंने बताया कि कार्रवाई के लिए इन्होंने एप्लीकेशन भी लगाई हैं और इनके पास सारे दस्तावेज हैं। जबकि आज दोपहर को ही जब हम उनसे बात की थी इब्राहिम और विजय कुमार जी से, तो उन्होंने साफ तरीके से इनकार किया था हमारी लाइव वीडियो में कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, कोई लेटर नहीं मिला है। जबकि सरकार की तरफ से हमारे हाथ में सबूत हैं कि उन्हें अगर कार्रवाई हुई है तो वो कार्रवाई के जो सबूत हैं वो हमारे पास आए हैं, तो कार्रवाई के सबूत उनके पास भी कागज़ गए होंगे, जिन्हें उन्होंने साफ तरीके से मना कर दिया कि हमें कोई जानकारी भी नहीं है। अब हम बात करेंगे जो अनशनकारी बाबा यहाँ आए हैं, जो दो दिन से अनमन अनशन पर हैं और 14 दिन उन्हें अनशन पर हो गए। बाबा जी, आप यहाँ पर आए हैं, किस वजह से आए हुए हैं? जी, जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया, जी देखो मैं तो हरियाणा से हूँ, जी और हरियाणा में बाबा राम केवल अनशनकारी के नाम से, जैसा मीडिया ने मुझे नाम दिया, यहाँ जब मुझे पता चला कि भ्रष्टाचार अधिक है, जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार होता है, जो मुझे बुलाते हैं मैं वहाँ पहुँचता हूँ, चाहे वो देश का कोई भी कोना हो। तो मुझे पता चला तो मैं यहाँ पहुँचा, मैंने देखा, स्टडी किया इन पेपरों को, तो मुझे पता चला कि हाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है।
मतलब इन सबूतों, इन जो कागज है, इनमें सत्य है कुछ? इसमें सत्य है, क्योंकि 7 विश्वांसी में कितना बड़ा मकान बन सकता है? उसमें 5 दुकानें या एक बड़ा मकान नहीं बन सकता, ये जाहिर सी बात है। और जो ये प्रूफ हो गया कि कब्जा था या उन्होंने हटाया, प्रशासन ने हटवाया, जी, ये पक्का हो गया कि कब्जा था। बिल्कुल है। तीसरी बात कि जो जो तथ्य छुपाए गए जी डिक्लेरेशन में, जी। इलेक्शन के टाइम में, ये एक गुनाह भी है। आज हमारी संसद में 43% जी अपराधी लोग संसद चला रहे हैं। ये क्या कारण है? यही लोग ऊपर जाते हैं, यही लोग बढ़ के कोई प्रधान बना, काउंसलर बना, एमएलए बना, फिर उसके बाद में सांसद बना, फिर मंत्री बन जाएगा। मगर बाबा जी एक बात बताएं, जी। जब सरकार सरकारी नौकरी देने के लिए अप्लाई करते हैं हम लोग, जी। तो उसमें एक क्लॉज होता है जी। कि आपका आपराधिक गतिविधि में सम्मिलित नहीं होना चाहिए। जी जी जी, सरकारी नौकरी के लिए तो इतना बड़ा है, बिल्कुल बिल्कुल। मगर प्रधान, सीएम, पीएम या कुछ भी बनते हैं। देखो, सरकारी नौकरी किसको मिल रही है? सरकारी नौकरी किसको मिल रही है और सरकार की नौकरी कौन ढूंढ रहा है? जी आज का युवा नौजवान ढूंढ रहा है, जो बेरोजगार है वो ढूंढ रहा है। तो उसके लिए तमाम पाबंदियां हैं। आपके ऊपर अगर 188 का भी केस लग गया ना, तो आपके ऊपर मोहर लग गई। आप सरकारी नौकरी नहीं कर सकते। अब सरकारी नौकरी नहीं कर सकते क्योंकि आपके ऊपर मुकदमा हो चुका है। आप बाहर भी नहीं जा आप सकते। सॉरी, एफआईआर हो चुकी है। एफआईआर होते ही आप एलिजिबल नहीं हैं। अगर वो एफआईआर खारिज हो जाए और खारिज हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो इंकित रहेगी, क्योंकि उसमें एक रजिस्टर्ड नंबर होता है। वो रजिस्टर्ड नंबर जैसे ही आप पोर्टल खोलेंगे, पुलिस पोर्टल, वो डिस्प्ले करेगा कि इस आदमी के नाम है, तो एलिजिबल नहीं होंगे। लेकिन नेता जिसे बनना है, चाहे वो पंचायत का हो, चाहे वो एमएलए का हो, चाहे काउंसलर का हो, चाहे एमपी का हो, अगर उसने कितना भी बड़ा दंगा करवा दिया हो और कितने भी गुनाह कर रखे हों, वो जेल में बैठ के लड़ते हैं। ये दुर्भाग्य हमारे देश का। तो 2 जगह से भी लड़ सकते हैं। कल 15 अगस्त है जी और हम अपनी आवाज़ उठाने के लिए यहाँ 14 दिन से बैठे हैं इस टेंट के अंदर। जी। कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं सनका। कल से हमने आमरण अनशन चालू किया तो इनको तकलीफ होने लग गई और सक्रियता मीडिया की नज़र आने लग गई। जी मीडिया हमारा यहाँ का पूरा साथ दे रही है, हम उसके बहुत बहुत धन्यवादी हैं। जिस तरह हरियाणा में कवरेज मिलती है, उसी तरह इस चंबा में भी मिली। मैं उन पत्रकार भाइयों का, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और प्रिंट मीडिया का आभारी हूँ जिन्होंने हमारी आवाज़ को बुलंद किया। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी उस आवाज़ को दबाना चाहते, कुचलना चाहते हैं। आर्टिकल 19 के तहत जी। ऐसा नहीं कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमें कोई बेवकूफ़ बना देगा, लेकिन मजबूरियाँ, जिसके हाथ में चाबुक है, ताकत है, डंडा है, वो दबाता है। आज आपको जो एसडीएम साहब से एक नोटिस मिला। आज एसडीएम साहब ने एक नोटिस दे दिया जी। कि आप ऑर्डर दे दिया जी कि आप यहाँ से उठ जाइए, 12 घंटे के अंदर खाली कर दीजिए। जी। हमने क्या गुनाह कर दिया? हम अपनी आवाज़ को उठाना चाहते हैं। भ्रष्टाचारियों को आप क्यों बचाना चाहते हो? तक ये जो अभी सरकार, मौजूदा सरकार है, जी। ये कहते हैं हम भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन और शासन लाना चाहते हैं, और हमने भी इसी सरकार के सत्ता के साथ काम किया, लेकिन आज हमारी नहीं सुनी जा रही। तो मगर जो आपको ऑर्डर आज आया है ये जगह से हटाने के लिए, जी, तो कोई कारण तो दिया होगा उन्होंने? कारण ये बताया कि कोविड गाइडलाइन है, कोरोना चल रहा है। 14 दिन कोरोना नहीं चला, 15वें दिन कोरोना आ गया हमारे लिए। अच्छा। हमारे लिए कोरोना इसलिए आ गया क्योंकि जैसे जैसे ये प्रचार प्रसार फैल रहा है जी। और दूर दूर तक आवाज़ जा रही है, अब ये आवाज़ पूरे हिमाचल में फैल रही है कि प्रशासनिक अधिकारी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। जी। 2 तरीके होते हैं। पंचायती राज एक्ट हिमाचल के अनुसार 122C, 145, 146 के अनुसार डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को
निर्वाचन से लेकर और निलंबन तक पूरी ताकत प्रदत्त की हुई है, पूरी शक्तियां प्रदत्त हैं। ये अपना पल्ला छुड़ाने के लिए, अपना पल्ला झाड़ने के लिए ये चाहते हैं कि हम पर कोई सिरदर्दी ना आए, ये लोग कोर्ट चले जाएं, 5 साल में अपना कुछ होना हुआ ना नहीं, ये लंबा समय होता है। कानूनी प्रक्रिया हमारे देश की बहुत लंबी है जी। और बहुत धीमी चलती है। लाखों करोड़ों केस हमारे आज अदालतों में पेंडिंग हैं। अब ये कारण बहुत सारे हो सकते हैं, राजनीतिक प्रभाव भी हो सकता है, धन का प्रभाव भी हो सकता है और जजों का अभाव भी हो सकता है जज भी कम हो, पीछे सर्वे हुआ था तो जजों की संख्या कम जजों की बताई संख्या भी कम है। तो इन सब को देखते हुए हम ये कह रहे हैं कि तत्काल जो आपके पास शक्तियां दी हैं संविधान ने, सरकार ने, आप उनका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? मगर उससे पहले जानकारी लेनी पड़ेगी ना कि ये तथ्य सत्य है कि नहीं है। देखिए, इन्होंने जानकारी करा ली है, ये इनके पेपर बताते हैं। जी। जब उन्होंने नोटिस दिया और वहां से फीडबैक मांगा तो छोटा अधिकारी फीडबैक दे रहा है कि कब्जा था, छोटा अधिकारी कह रहा है हाँ ये भ्रष्टाचारी था। जी। तो फिर अब रह क्या गया? कुछ नहीं रहा। अब तो सिर्फ ये है कि जो बड़े आका हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं या और वो शक्तिशाली लोग जो इनके पीछे हैं, जी। जो भ्रष्टाचार की कमाई खा रहे हैं, जी। वो इनको बचाना चाहते हैं। इसमें न कांग्रेस और न बीजेपी मगर अधिकारी। मगर बाबा जी, अब मुद्दा ये आ रहा, बात जो आ रही है वो ये आ रही है कि आपके पास 10:38 तक का समय है। जी जी, उसके बाद आप क्या करेंगे? मैं आजाद देश का नागरिक हूँ। हिंदुस्तान 1947 में आज़ाद हो चुका है जी। और आर्टिकल 19 मेरे को पूरा हक देती है कि आप अपनी बात के धरना प्रदर्शन जिस भी तरीके से आप अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के तहत हो। हम किसी कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे, हमने कभी कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं किया। तो आप यहाँ 14 दिन से प्रदर्शन के कितने लोगों के साथ प्रदर्शन चल रहा है? देखिए, हमने शुरू वाले दिन से ही ये मेंटेन करके रखा, 3-4 उससे ज़्यादा आदमी नहीं, डिस्टेंस बना के रखा, मास्क लगा के रखा और जो भी गाइडलाइन है इनकी वो हम सब पूरी कर रहे हैं। तो फिर आपत्ति क्या है? आपत्ति ये है कि अगर ये जल्दी से हट जाएं तो हमारे सिर का बोझ उतर जाए, जी। हमें वो भ्रष्टाचारियों को सजा या उनका निलंबन रुक जाए। मैं डेली देखता हूँ, आज एसडीएम साहब से भी ये बात हो गई तो उनको बड़ी तकलीफ हुई। क्या कहा आपने? जब एसडीएम साहब को मैंने कहा कि भाई हमारे यहाँ 3 आदमी रहते हैं तो कोविड की गाइडलाइन है, जी। राजनेता मजलिस करें, आयोजन करें, रैलियां निकालें, अभी तो पूरे देश में तिरंगा यात्रा चल रही है। बिल्कुल चल रही है। ये मैं तिरंगा का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन उस भीड़ का तो विरोध है। भीड़ क्यों? तिरंगा सबका सम्मान है, पूरे देश का सम्मान है। अभी ये देखो, आप देखिए लगे हुए हैं, इनमें तो कोई आपत्ति नहीं है। कैमरे की नज़र से आप दिखाएं, लगे हुए हैं ना। दिखा सकते हैं जो कल के जो हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, आज़ादी दिवस, उसके लिए ये जो है तिरंगा लगाया गया है। ये चौगान का दृश्य है चंबा के, जहाँ आप देख सकते हैं जगह जगह तिरंगा झंडा लग चुका है। और कल यहाँ पर ध्वजा जो है हिंदुस्तान का, भारत का ध्वज है, वो फहराया जाएगा। जी बाबा। हर हिंदुस्तानी को इस तिरंगे से कोई आपत्ति नहीं है, हर हिंदुस्तानी को इसका सम्मान करना चाहिए और हम भी करते हैं। हमने कहा 15 अगस्त का दिन है कल, हमारे साथ इस तरह का बर्ताव ना किया। ऑर्डर है तो आपको मानना पड़ेगा। उस तुगलकी फरमान को हमें मानना ही पड़ेगा। तो अब आप क्या करेंगे? हम यहीं डटे रहेंगे। अगर हमारे ऊपर केस होता है तो ये केस बनाएंगे, और केस बनाएंगे, हम जमानत लेंगे, फिर यहीं बैठेंगे, मतलब हटेंगे नहीं? हटेंगे नहीं। हमें चाहिए इंसाफ, हमें चाहिए कार्रवाई, हमें चाहिए आज़ादी। हम
अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी पूरी रखने का हमें हक है और संविधान और कानून हमें इजाज़त देता है। तो ये कह रहे हैं कि भाई उसका कोविड गाइडलाइन के तहत आपको यहाँ चंबा के डीजी साहब ने शायद 7 अगस्त को कोई नोटिस जारी किया है। जी। ठीक है, वो नोटिस जारी किया है। हमने वैक्सीन लगवाई हुई है, हमारे चेकअप कराना चाहिए, चेकअप 10 बार कराएं, कोई आपत्ति नहीं है। ये मैं यहाँ पहला केस है ये मेरा, जो मुझे इतनी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। हरियाणा में, यूपी में या एमपी में मैंने जितना भी वो किया 22 के बाद भी किए हैं, और आप लोग उसके गवाह हैं। बिल्कुल हैं। आप हरियाणा से ही आए हैं, आप इसके गवाह हैं। 2 बार डीसी महोदय, जब 3 पत्रकार इन्होंने जेल में डाले थे, बिल्कुल है। और 2 आईटी एक्टिविस्ट, बिल्कुल। 5 के लिए पूरा 1 महीना बैठा था, और जब उनको जमानत मिल गई तभी मैं वहां से उठा था। बिल्कुल जानकारी। अभी फिलहाल कुछ दिन पहले, 2 महीना पहले, जी। एक रोड के लिए 36 दिन बैठा रहा, पूरे 36 दिन। रोड बनना चालू हो गई, आप उसके गवाह हैं। बिल्कुल है। और तो वहाँ मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, वहाँ मेरे ऊपर कोई कोविड नहीं आया, वहाँ किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं हुई। वहाँ आपने कोविड की गाइडलाइंस का पालन किया है। तो यहाँ मैं कौन सा उल्लंघन कर रहा हूँ? कितनी संख्या जो डीसी साहब ने डिक्लेयर की है? देखो, कोविड की गाइडलाइन कहती है कि 3 से ज़्यादा आदमी नहीं होने चाहिए, गाड़ी में 5 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। जलसे में? जबकि आज सवेरे सवेरे मैं आपका वो देख रहा था इंटरव्यू, डीसी साहब ने कहा 5 आदमी है, छठा नहीं होना चाहिए, 5 आदमी हैं। तो हम तो खुले में बैठे हैं सरकार। मतलब अगर मैं खुले में साहब के 3 में नहीं बयान बैठ की बात सकते। करूं तो 5 आदमी तो कम से कम अलाउ हैं। तो 5 आदमी अलाउ हैं डीसी साहब के मुताबिक भी, जी। एक गाड़ी में। हम तो खुले में बैठे हैं, तो हमें 3 ही बैठने दो सरकार। और 3 भी नहीं बैठना देना चाहते तो मैं अकेला ही बैठा हूं। हमने अकेले भी धरना प्रदर्शन किया है, और एक दिन में 56 दिन और 17 दिन अनशन किया है। सरकारों ने वहां माना है। तो अब यहाँ की जो सरकार है, चंबा की जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, हिमाचल के जो सीएम अधिकारी हैं, भाई तो मानेंगे? देखते हैं, हमने तो जान की बाजी लगा रखी है। या तो आपका हर अनशन पे एक नारा रहा है, या तो शमशान या समाधान। बिल्कुल है। तो आपको क्या लगता है इस बार क्या मिलेगा? दोनों में से एक मिलेगा, हर बार तो समाधान मिला है। और मुझे दोनों मंजूर हैं। इस जो शरीर के है ना जी, इस चमड़ी के जूते भी नहीं बनते। इसलिए अगर भ्रष्टाचार एक रत्ती भी कम हुआ तो मैं सोचूंगा मैंने अपने हिस्से का कम कर दिया। इसलिए इन साथियों को मैं कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, और इनके साथ कंधे से कंधा मिला के जब तक जीवन है, सांस में सांस है, तब तक इनके साथ रहूंगा। तो अब 10:38 का इंतजार होगा, प्रशासनिक अधिकारी की तरफ से कार्रवाई होगी। देखते हैं, लेट्स द टाइम कम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी जुड़ने के लिए। ओके। जैसा कि आपने देखा, बाबा जी ने बताया है कि इन्हें आज नोटिस भी मिला है कोविड की गाइडलाइंस को देखते हुए कि कल 15 अगस्त है, तो इन्हें यहाँ से हटने के ऑर्डर दिए गए हैं। नोटिस नहीं है, वो आदेश हैं एसडीएम साहब की तरफ से। 10:38 पर आज दिन में बाबा राम केवल अनशनकारी ने वो ऑर्डर रिसीव किया था। उस हिसाब से 12 घंटे के अंदर यहाँ से इन्हें हटना है। अब हम दोबारा जुड़ेंगे 10:38 पर, देखेंगे कि क्या होता है, प्रशासन जीतता है या बाबा राम केवल जी जीतते हैं या इंसाफ जीतता है। मैं निश्चिंत शर्मा, एन भारत, चंबा। जय हिंद, जय भारत।